बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक साहब। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर के साथ आज हम आपके सामने हैं। बात करेंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस की, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को चीफ जस्टिस सरफराज ढोगर और जस्टिस आजम खान के डिवीजन बेंच ने 16 सितंबर को काम से रोक दिया गया था। 14 दिन बड़ा हैजान था, बड़ा इज़्तिराब था अदलिया में, और इस केस के हवाले से कि कैसे एक हाई कोर्ट का जज दूसरे जो है वो जज को काम से रोक सकता है, या कैसे दो जजेस अपने एक ब्रदर जज को काम से रोक सकते हैं। तो जस्टिस जहांगीरी केस की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जो समाअत हुई उससे मुतल्लिक बात करेंगे, सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने उनकी जो डिग्री मनसूख हुई उस मामले को भी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, वहां पे क्या हुआ उससे मुतालिक भी बात करेंगे। और फिर जस्टिस सरफराज ढोगर, उनका जो फैसला है, उस फैसले को मुल्क में किसी एक बंदा को ऐसा नहीं मिलता कि जिसने बैक किया हो कि ये फैसला जो है वो किसी न किसी तरह जो है, बाज़ औक़ात ये होता है कि दो किस्म की राय होती है, ये वो वाहिद फैसला आया है कि जिसमें एक ही राय थी। तो इस पर भी हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। सबसे पहले तो आज के जो आईनी बेंच में अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि ये इंटरिम ऑर्डर पास नहीं हो सकता था, मियां दाऊद दरख्वास्त गुजार ने भी कहा इंटरिम ऑर्डर पास नहीं हो सकता था, फिर डेफिनेटली आईनी बेंच ने डिस्पोज ऑफ कर दिया और अब जो है वो मामला हाई कोर्ट में देखेगी, फर्दर बाकी फोरम्स पे जाएगा। तो इसको कैसे देखते हैं आप? अच्छा, ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कब रिस्ट्रेन किया था? 16 सितंबर। और ये आज क्या तारीख? आज 30 यानी चले 29 को बहाल किया है जी। तो बीच में ये कितने बंदे में 14 दिन बन गए। मेरा ख्याल है कि आईनी बेंच ने बड़ी सुस्त रवि का शिकार यानी रही है, एक इंसाफ की राह में रुकावट बने। ठीक है, चाहे वो एक जज बना है, चाहे डिवीजन बेंच बना है, उसने एक जज को रोका है, इलीगल रोका है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल रोका है, सबको पता था। ठीक, क्या वजह है कि 12-13 दिन लग गए आईनी बेंच को सोचते हुए? ठीक। और आईनी बेंच क्या कंसेंसस बनाता रहा है? क्या ये कि ताकि हुकूमत और पटिशनर भी एक पेज पे आ जाए? ये इंतहाई अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है कि आईनी बेंच की जो जिस किस्म की उन्होंने तर्ज अमल है, ये मुनासिब नहीं है। और बज़ाहिर ये लग रहा है ये बेंच भी मजबूरन, इसमें मुझे जो लग रहा है कि जमाल मनोखेल साहब ने जो है वो काफ़ी इनिशिएटिव लिया। उनको अंदाज़ा है कि भाई अगर जजेस की इंडिपेंडेंस सिक्योर नहीं रहेगी तो हमारी कोई इज्जत नहीं है। अगर कल यही हुआ है, अभी मैं आपको बताऊं, 3 दिन पहले इस्लामाबाद पुलिस के गार्ड सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की कॉलोनी से हटा लिए गए। अच्छा, विदाउट परमिशन। अच्छा, ये तो बड़ी विदाउट परमिशन उनको कहा कि भाई जाएं कश्मीर, उधर इनको क्या जरूरत है? वैसे ही है, अब आजकल तो हम ख्याल ही हैं एग्जीक्यूटिव माइंडेड। तो इनको दूसरे दिन उठे जज, तो कोई गार्ड ही कोई नहीं बोलता है कि वो। फिर ये हुआ कि आईजी को तलब किया, बज़ाहिर मोहम्मद अली मदन साहब ने, क्योंकि इस वक्त ड्राइविंग सीट पे वो और है ना दूसरे अमीनुद्दीन खान साहब ही हैं। तो तलब करके तो फिर जी वो बाकायदा आर्डर जारी हुआ कि आइंदा भाई जज की कोई ये जो सिक्योरिटी गार्ड जो है ना, इनको रिमूव ना किया जाए कॉलोनी। अच्छा, ये देखे ना 26वीं मामला हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि 26वीं तरमीम के बाद इन जजेस के साथ होगा क्या? ये जो आज टेक्निकल खेल रहे हैं ना, ड्यू प्रोसेस देखें, सबसे बड़ा फीचर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आपने प्रोटेक्ट करना है। अगर आप अपने कुलीग जज, आज आपको वाजे था कि एक जज का इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर, एक जज का नहीं, डिवीजन बेंच जस्टिस आजम खान, क्या वो इस आर्डर के बाद विदाउट गिविंग नोटिस एक अपने कुलीग जज को रोक रहे हैं? किसकी मंशा पे रोक रहे हैं? क्या उनको कंफर्म होना चाहिए? उनको उनकी कंफर्मेशन का मामला आया तो उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। लेकिन मसला ये आ रहा है कि आज जैसे आप बात कर रहे थे सिंध हाई कोर्ट में ये केस लगा उनकी डिग्री का, जस्टिस इकबाल करोड़ो वो उम्मीदवार बनाए नेक्स्ट चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। अच्छा, अब इत्तलात ये आ रही है कि वहां से जो जूनियर जज थे वो इंक्लाइन थे स्टे के, लेकिन वो अब उनको पता है कि सिंध हाई कोर्ट में जो है वो अगर चीफ जस्टिस जो है उनको अगर नाराज, यानी इकबाल करोड़ो साहब अगर स्टे देते तो जस्टिस जहांगीरी एक नापसंदीदा इस वक्त जज हैं हुकूमत के, और हुकूमत अगर इकबाल करोड़ो को सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाती, नहीं बनती। उधर वहां भी इतना मैच पड़ा हुआ है कि कभी जो है वो जो दूसरे जज हैं जो अब एक्टिंग, वो एक वोट से उनको बर्तरी हासिल हो जाती है जुडिशियल कमीशन में। एक वहां तो कंपेन चल रही है ना, बाकायदा एक होती है कि जुडिशियल कमीशन में किसकी मेजॉरिटी। ठीक है, अब जो है वो पिछली दफा भी बताया जा रहा है कि सिंध गवर्नमेंट चाह रही थी, पीपल्स पार्टी चाह रही थी
कि जो वो एक जज हो, लेकिन एहसन बून साहब ने कहा जी कि दूसरे जज हैं वो हमारे साथ बाहर में उनका बड़ा एक रोल रहा है, आसमा जहांगीर के साथ वो रहे हैं, हम उधर, तो वहां ये मैच। अच्छा, तो अब ये देखें ना 26वीं तरमीम में, और इसके बाद जब आप कैंडिडेट चीफ जस्टिस की लगाएंगे कि जी चीफ जस्टिस 3 में से एक आएगा, तो 3 जजेस जो हैं वो अपनी सीवी बेहतर करेंगे। अगर आप इस वक्त हुकूमत आप हो और आपको कहा जाए कि भाई इसमें इन 3 जजेस में से कौन किसकी सीवी मजबूत है, तो आप कहेंगे कि जी इस वक्त मोहम्मद अली मदर साहब की सीवी बहुत जबरदस्त है, उनके फैसले जो 4-5 आए हैं वो बड़े, और आज भी जिस तरह का उन्होंने कंडक्ट, तो 26वीं तरमीम जो है जिसने इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन किया, इस के बाद आप वादे कर सकते हैं कि कोई जज पोजीशन लेगा तो वो ना वो उसकी प्रमोशन होगी, ना वो चीफ जस्टिस बनेगा, ना वो सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा। यही मसला है। आप ये कह रहे हैं कि आइन और कानून देखने की बजाय जो जजेस को 26वीं आईनी तरमीम करके उस तरफ लगा दिया गया है कि आपने प्रमोट कैसे होना है, आपने आईनी बेंच अपनी सीवी कैसे बेहतर करनी है, आपने चीफ जस्टिस कैसे बनना है। बिल्कुल, आप मुझे ये बताएं, मेरे को गलत फैक्चुअल चीजें हैं, फैक्चुअल एक बात बताएं, मैं फैक्ट से हट कर रहा हूँ, फैक्ट्स नहीं है, मुझे बताएं इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। एक तो डोगर साहब के लिए भी बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है कि हुकूमत भी उनके साथ नहीं खड़ी, उनके साथ पटिशनर जो है मियां दाऊद नहीं खड़े। उसकी एक वजह जो मेरी समझ में आई है, एक वजह जो हो सकती है, हालांकि आईनी बेंच को कन्विंस करना अटॉर्नी जनरल के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है 26वीं तरमीम, क्योंकि फिर सीवी भी जजेस की खराब हो सकती थी। मसला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन है 15 अक्टूबर, और सुप्रीम कोर्ट बार का जो इलेक्शन है वो उसकी जो जज जो है वो यानी इस वक्त अगर जहांगीरी साहब अगर स्टेट रहते हैं तो इंडिपेंडेंट ग्रुप को नुकसान पहुंचेगा। प्रोफेशनल ग्रुप और तौफीक आसिफ इसको लेके पोजीशन ली हुई है, तो बगैर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग भी 18 को रखी गई है, ये सारी चीजें आप देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर के इलेक्शन की वजह से फिलहाल स्टेटस को चलेगा, और सारी चीजें फिर 15-18 के बाद एक्टिवेट होगी। 16 को सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन है, 18 को एसजेसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग है, और 21 को जस्टिस डोगर ने ये केस रखा हुआ है। जी जी, यही केस जस्टिस जहांगीरी का केस जिसमें अटॉर्नी जनरल को नोटिस है, माइकस नोटिस है, वो रखा हुआ है जी। तो ये बड़ा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो होंगे। नहीं, लेकिन आप देखें ना, आप इस फैसले के बाद मुझे बताएं, क्या सरफराज डोगर साहब इस केस को सुन सकते हैं? उनके फैसले की कोई दफा नहीं, उन्होंने नोटिस, इवन जो प्रोसीजर जज है शायद बिलाल नोन एज, जो प्रोसीजर को वो कहते हैं कि एक आपने ऑब्जेक्शन नहीं रिमूव किया है रिश्तार हाफिज ने, विदाउट यानी ऑब्जेक्शन नंबर लिए आपने एक जज को रोक दिया। मुझे बताएं सरफराज डोगर साहब पे क्या इस किस्म का आर्डर, अगर अब आज मुझे जो लग रहा है कि जमाल मदुखेल साहब के सवाल थे वो मे भी एडिशनल नोट लिखे इस वक्त, जो अगर आप देखें तो जमाल मदुखेल साहब को दाद देनी पड़ेगी, वो भी तो आईनी बेंच के लिए सरबरा यानी अगले अमीरुद्दीन खान साहब आते, लेकिन उनको अंदाजा है कि भाई ऐसी सरबराही क्या, जब हमारा इंस्टीट्यूशन ही, अगर आपको वारंटो आज अलाउ कर देंगे रोकना डोगर साहब को, तो डोगर साहब तो कल सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रोक देंगे। जी जी, यहाँ से कौन सा मुश्किल है? तो बगैर ये जो जजेस इस वक्त समझ रहे हैं, और आज ये जो आर्डर है, ऐसा आर्डर अमीनुद्दीन खान साहब जिनका तलक भी मुल्तान से है, उनको थोड़ा सा आर्डर में ये जज के हवाले से स्ट्रिक्चर कम से कम नहीं तो कम से कम ये स्ट्रांग एक्सेप्शन तो लें। एक जज को आपने 12 दिन यार सस्पेंड रखा, ये कोई छोटी बात है? बिल्कुल। मुझे ये बताएं, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट करना और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फंडामेंटल राइट के, और ये सीरियस फीचर है। एक जज को आप रोक रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं विदाउट इवन जो जजमेंट को भी साइड नहीं कर रहे, और सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 12 दिन वेट कर रहा है, और फिर जो है वो जो ऑर्डर कर रहा है कि जी सिर्फ सेटिस्फाइड और विद कंसेंट कर रहा है। इसमें तो जज को स्ट्रांग एक्सेप्शन लेने चाहिए जजेस को, और डिवीजन बेंच को करना चाहिए, कम से कम तनबीह करनी चाहिए कि इस किस्म की चीजें ना हो। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो मैं समझता हूँ कि ये इसका कोई फायदा नहीं, सिर्फ बार का इलेक्शन पूरा कराना। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई जो बेल मैटर आ जाए, कोई बल्कि वो नवाज शरीफ एमन फील्ड रेफरेंस में जब अतर मिनल्ला उन्होंने बेल दी थी, तो उस बेल जब ऊपर आई तो उस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे पैरामीटर्स लिख दिए कि आप इन्हें कर सकते हैं, और आपने ये क्या किया, जजमेंट जो लंबी चौड़ी लिख दी। इसी तरह और हम देखते हैं कोई जो है वो हरेसमेंट के केसेस हैं या मुख्तलिफ नोयत के जो केसेस हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन दे रही होती है, डायरेक्शन फ्यूचर के लिए कि आप जो हाई कोर्ट्स हैं या ट्रायल कोर्ट्स हैं उनको क्या करना चाहिए। तो इस केस में सिर्फ 4 लफ्ज का वो 4 लाइनों का ऑर्डर उन्होंने डिक्लेयर करवाया। अब देखना है कि उसमें
वो करेंगे क्या, क्या लिखेंगे, उनको लिखना तो डेफिनेटली चाहिए। फिर 16 दिन की आपने बात की, 16 सितंबर के बाद 17 से 18 सितंबर को इनको खुद नोटिस लेके बुला लेना चाहिए था, आए जी, या वो आए थे सेम डे 19 सितंबर को उन्होंने पिटीशन फाइल की थी और 19 के बाद 29 को लगी, ये भी ध्यान में रखे। मतलब 19 को जस्ट जहांगीरी यहाँ पे आ गए। देखिए मैं आपको साकिब सीधी बताऊं ना, ये 26वीं तरमीम के बाद जजेस जो हैं, जो जज नाराज करेगा, सीधी बात है, मुझे बताएं वो कैसे प्रमोशन लेगा, चाहे वो आईनी बेंच का है। और आईनी बेंच में इन असूलन तो इन 3 जजेस को केसेस सुनने नहीं चाहिए, ये तो बड़ी दाद देनी पड़ेगी मंदोखेल साहब को वो पोजीशन। जब आपकी इस वक्त ड्यू है, अमीनुद्दीन खान साहब ने रिटायर होना है जी, 27वीं तरमीम में आईनी अदालत में भी उनको भेजा जाए। अब वो उम्मीदवार बनाए नेक्स्ट भी हैं मोहम्मद अली मदर। असूलन ये है, मैं तो बड़ा सवाल उठा रहा हूं कि आईनी बेंच के जजेस 15 हैं, कुछ जज एक दफा भी बेंच में नहीं बैठे। आयशा मलिक क्यों नहीं बैठाया जाती जी, कहा जाता था जी लाइक माइंडेड बेंच, अब लाइक माइंडेड नहीं बन रहे। अकील अब्बासी देखें अगर ओपनिंग प्लेयर ही हर मैच में होंगे, मतलब है आप दूसरे के लोगों को भी तो मौका दें, इतनी भारी जिम्मेदारी आप क्यों ले रहे हैं? आपका जिम्मेदारी कमेटी का काम ये नहीं है कि कमेटी के जज हर चीज में फैसले में आप खुद बैठ जाए, तीनों बैठ गए, एक दफा एक जगह रिश्तेदार बिठा दें, दूसरी दफा हम ख्याल बिठा दें, किसी से पर्सनल नहीं है। लेकिन देखें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो आपकी असल जो अच्छे जो मेरिट वाले फैसले हैं वो भी उनको कोई नहीं मानेगा। देखें हमने साकिब निसार के दौर से आवाज उठाई है कि बेंच में ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। मुझे बताएं माए से इश्तियाक इब्राहिम आईनी बेंच का हिस्सा है, एक बेंच में नहीं शामिल, क्यों नहीं किया गया? खैबर पख्तूनख्वा का जज, हालांकि 26वीं तरमीम में हमें कहा गया कि जी हर इकाई का बंदा होगा, अवेलेबल है, केपी के जज क्यों नहीं शामिल कर रहे जी? शकील अहमद को क्यों नहीं कर रहे? अकील अब्बासी को क्यों नहीं कर रहे? आयशा मलिक को क्यों नहीं कर रहे? तो आईनी बेंच जिस तरह वर्क कर रही है, क्या आईनी बेंच की जो कमेटी की जो प्रोफाइल है जजेस की तीनों की, वो हमारे सामने है। अब मंदोखेल साहब तो मिनॉरिटी में है, चले उन्होंने मिलिट्री कोड को नहीं माना, यानी मिलिट्री कोड सिविलियन ट्रायल को, यानी उन्होंने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, रिजर्व सीट में भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। लेकिन बात यह है कि दूसरे जजेस को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? तो मेरा ख्याल है ये जो आज फैसला है, ये तो पहले दिन ही पता था कि ये फैसला अगर आईनी बेंच ही करेगा ना, उसके लिए एम्बेरसमेंट हो जाएगी। लेकिन ये है कि ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। दूसरा जो है, जो आपके सरफराज डोगर साहब, मुझे जो लग रहा है कि ये डिवीजन बेंच अब दोबारा बैठेगा कोवरेंटो में, क्योंकि जहांगीरी साहब के मामले में जो मुझे खबर यानी अंदाजा हो रहा है कि या अफरीदी साहब इतनी भारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे नहीं लेना चाहते। अच्छा, क्योंकि उनको पता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इतला आई है कि जी एक जज मुनीब अख्तर साहब की ओपिनियन है कि कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं, ठीक है, रिजेक्ट करें इनको। इन्होंने कहा पेंडिंग रखें याही अफरीदी साहब। अब याही अफरीदी साहब बज़ाहिर ये लग रहा है कि वहाँ ये होगा कि ये हाई कोर्ट में सारे मसले हल हों। मेरे से वो अमूमन जो है वो 5 साल उनकी अगर तारीख देखें तो याही अफरीदी साहब ने हर दफ़ा रिक्यूज़ किया, किसी मामले में भी कोई बड़ा ओपिनियन नहीं दिया। काजी फैसल में भी दिया तो बाहर की पिटीशन एंटरटेन की, वो भी दूसरे जजेस से अलग थलग, ताकि मैं अपना एक पोस्चर अलग रखूँ। तो याही अफरीदी साहब बज़ाहिर ये लग रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से पहले उनकी ख्वाहिश तो ये होगी कि हाई कोर्ट में ये कंट्रोवर्सी मजीद ओपन हो ताकि हम पे नजला ना गिरे, क्योंकि याही अफरीदी की ओपिनियन जहांगीरी साहब के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 2 जजेस तो बड़े ऑब्वियस हैं, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, और तीसरा जज अगर याही अफरीदी कहते हैं कि जी जहांगीरी को जैसे जहांगीरी को फारिग होना है तो वो उधर वोट देंगे, नहीं होना तो जस्ट याही अफरीदी पे सारी जिम्मेदारी है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि कोवरेंटो की तलवार भी साथ लटकाई जाएगी। इसमें ये होगा कि अब फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फिक्स होगी, क्या ये बेंच सुन सकता है? अब कहा जा रहा था कि उसमें जी इट इज एक्सपेक्टेड दैट द डिवीजन बेंच, एक तो सवाल ये आईनी बेंच है कि डिवीजन बेंच को मैंडेटरी है कि सुने। आमिर फारूक साहब ने तो कहला सुना था, जी, ये कैसे कह रहा है आईनी बेंच की इट इज एक्सपेक्टेड दैट? क्या आप उसी जगह केस को भेज रहे हैं? वो हेयरिंग ऑर्डर में लिखवा रहे थे, जी लिखवा दिए। असल तो बायस का इशू मैंने ये वैसे बड़ा हैरानगी है, मुनीर मलिक साहब को बायस का व्यू लेना चाहिए था, लेकिन वो उनका ये व्यू है कि हम वहां कहेंगे कि रिफ्यूज करें, नहीं करेंगे एप्लीकेशन तो हम उसको उठाएंगे। अब ये है कि होगा क्या कि ये मामला अब जब कोवरेंटो का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेकअप होगा, गालिब इम्कान है कि ये साथ साथ पैरेलल चले, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अगर जहांगीरी साहब बच जाएंगे तो कोवरेंटो का निज़ाम चले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिर आईनी बेंच। तो मेरा ख्याल है कि जहांगीरी साहब के लिए अभी बम्पिंग रोड है।
बम्पी रोड है, और बम्पी रोड ये अभी मजीद जो है इनके लिए मजीद मुश्किलात डाली जाएंगी। लेकिन ये सेटबैक है डोगर साहब के लिए कि उनके साथ कोई खड़ा नहीं रहा। हाँ, मुझे एक लग रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त वो प्रेशर में थे, ईमान मजारी वो जो इशू हाईलाइट कर रही थी हरासमेंट वाला, उससे उनके लिए काफ़ी परेशानियां थी कि भाई यार ये खाम खा जो इशू बना रहे हैं, कभी कमेटी बन गई है ये वो, उससे तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने फैसला किया और तवज्जो हट गई। मेरा ख्याल है कि तवज्जो वो जो हटी है वो उनके आर्डर की वजह से नहीं हटी, वो जो वाजिद गिलानी के साथ जी, जो जी। मसला बना और जो वो FIR हुई, जब उस कुछ वजह मसला बना और जी, कुछ बना लिया जी जी, वो जो FIR उसकी वजह से मसला हल हुआ, यानी वो डाइवर्ट हो गया। लेकिन डोगर साहब का ये जो मामला है, ये अब तो हुकूमती लोग भी कहते हैं कि भाई ये जो आर्डर है इसके बावजूद क्या डोगर साहब को इस जिम्मेदारी पे रहना चाहिए, ये भी एक मामला है। इंट्रा कोर्ट अपील पे भी अब बड़ा इफेक्ट डालेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साकिब जो इस वक्त हो रहा है इसकी सारी जिम्मेदारी याहिया अफरीदी पे। अगर वो ट्रांसफर रोक सकते थे, आमिर फारूक साहब को एलिवेशन से रोक सकते थे कि पहले आप उधर ही बैठे जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर का मसला हल नहीं होता। फिर जो मोहम्मद अली मदर साहब ने तो बड़ी आसानी से सारा नजला याहिया अफरीदी पे डाला। उन्होंने कहा जी कि आप कैसे बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, क्या चीफ जस्टिस को पता नहीं था? चीफ जस्टिस को सारी चीज़ों का पता था, उसने यानी ट्रांसफर को इंडोर्स किया, आप कैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे चीज़ की जिम्मेदार है। एग्जेक्टिव को हम इस वजह से ब्लेम नहीं कर सकते कि हर एग्जेक्टिव चाहती है कि हमारी जुडिशरी हमारे कंट्रोल में, पूरी दुनिया में एग्जेक्टिव चाहती है। अमेरिका में क्या लाइक माइंडेड जजेस नहीं बिठाए जाए। मसला ये आ रहा है कि जब जजेस ही जजेस के साथ ना खड़े हो, जजेस अपनी प्रमोशन के लिए हों, जजेस अपनी बका के लिए, जजेस अपनी सिस्टम ने उनको नवाजा है वो सिस्टम को रेसिप्रोक कर रहे हो, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भाई एग्जेक्टिव गलत है? अगर आप गौर से देखें तो 26वीं तरमीम, अगर ये जज विदाउट फियर एंड फेवर फेवर के बगैर फैसले करते, 26वीं तरमीम का जरा भी असर ना होता। देखें ना, अमीनुद्दीन खान कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं उनसे, वो हर मामले में कहते हैं आईनी बेंच में सारे जज ना हो। जस्टिस डोगर को वोट भी किया, नो कॉन्फिडेंस है अमीनुद्दीन खान साहब क्यों नहीं सारे जजेस को आईनी बेंच में शामिल करना चाह रहे। ये तलख हकीकतें हैं। जजेस जो है, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हम क्यों कहें कि जी एग्जेक्टिव खराब, क्या जजेस का रोल ठीक है? 12 दिन क्यों खामोशी रही? ये सवाल पूछना चाहिए कि एक इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर और उसको आप एक सेक्शन अफसर की तरह एक पैराग्राफ लिख के भाई सेट असाइड कर रहे हैं। सिंपल, ये इतना सिंपल मामला है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और ये जो सरेंडर इन्होंने कर दिया है जजेस ना, मैं समझता हूं कि आखिर एक टाइम आएगा कि जब अगर इन्होंने भी किसी टाइम पे कोई कोशिश की इनके साथ, अव्वल तो कोशिश होगी नहीं, होगी तो फिर इनको भी इसी तरह रिस्ट्रेनिंग आर्डर के तहत ही रोका जाएगा। आखिरी सवाल है मेरा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी यहाँ से जाते हुए उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और आईनी बेंच के जो सरबराह हैं, वो आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ के आके सुने, बात करें, बैठें जजेस के साथ कि क्या मामलात हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, उन्होंने आज कहा है? जी जी, देखिए, मेरा ख्याल है कि याहिया अफरीदी साहब क्या कोई बरतानिया तो नहीं रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, सारा उन्हें पता होता है एक एक चीज़ की, एक एक बल्कि स्टेटमेंट उन तक पहुँच जाती है, जो रिपोर्टिंग हो रही होती है वो भी पहुँच रही होती है, मॉनिटरिंग उनकी बड़ी ज़बरदस्त है, लोग उनके ऑफिस में। देखिए, मेरा ख्याल है कि वो क्या करें, वो अगर जो ग्रीवेंस 5 जजेस के हैं वो एड्रेस करेंगे तो हुकूमत नाराज हो। हुकूमत ने तीसरे नंबर से उनको चीफ जस्टिस बनाया। इस दफा मुझे बताएं ना कि कोई हुकूमत को जज, आज ये आर्डर, कल ये आर्डर जो है ना, ये भी कंधा इस्तेमाल अटॉर्नी जनरल का किया गया, मियां दाऊद का किया गया। इतनी ही नहीं है कि आप अपने विजडम से कह दें कि जी ये फैसला गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब विजडम तो चलें छोड़े, यानी आप कह सकते हैं कि एक बोल्डनेस दिखाएं। विजडम तो है ही है कि भाई एक जज को जज से रोकेंगे तो ये क्या होगा, लेकिन इसका खमियाजा क्या ऐसे ही इसको छोड़ दिया जाए, अनअटेंडिंग छोड़ दिया जाए? तो मेरा ख्याल है कि जहांगीरी साहब को जो इनका है ना कि वो आए, याहिया अफरीदी साहब की और एक सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन उनकी सिर्फ ये ख्वाहिश कि भाई ठीक है मियां गुल साहब आ जाए। वैसे वो अच्छा ऑप्शन था सबके लिए, हुकूमत ने नहीं माना। हुकूमत इतनी स्ट्रांग है कि जजेस बेबस है, वो इल्तिजा कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तरला कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जजेस में नहीं है कि वो अपनी बात कर सकते हैं। मियां गुल की बात भी नहीं मानेगी कि मियां गुल को चीफ जस्टिस बना दिया। याहिया अफरीदी साहब, मेरा ख्याल है कि उनके पास ऑप्शन यही था कि भाई दोनों साइड खुश हो जाएंगी, और अच्छा ऑप्शन था। मैं समझता हूँ कि उसमें याहिया अफरीदी की
अप्रिशिएट करना चाहिए जो उनकी सजेशन थी, लेकिन जब चीफ जस्टिस अपनी सजेशन, अपनी ख्वाहिश को अमल पैरा इंस्टीट्यूशन के अंदर ना करा सके, क्या उसको ओहदे का तकाजा है कि वो निज़ाम चलाता रहे? ये भी एक बात है ना। आपका काम था, आप जजेस को कन्विंस करते हैं। अमीनुद्दीन खान को कन्विंस नहीं कर सके कि मियां गुल को हम चीफ जस्टिस बना दें, उन्होंने वोट डोगर साहब को दिया। ये आप अंदाजा लगे। तो मेरा ख्याल है कि याहिया फरीद साहब के बस में कुछ नहीं है, वो आ भी जाएं तो कोई नहीं। हेड जो है इंस्टीट्यूशन आईनी बेंच के, वो रिटायर हो रहे हैं। वो बिल्कुल इस वक्त यानी उनका 1 महीना 2 महीने रह गया, यकम दिसंबर तो मेरा ख्याल है कि उनसे भी आप उम्मीदें ना लगाएं कि वो जाएंगे। उनकी पास्ट रिकॉर्ड भी हमारे सामने है कि वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ते। वो कहते हैं मैं प्रोसेस को फॉलो करूंगा। प्रोसेस इस वक्त एग्जेक्टिव के साथ है, मास्टर ऑफ रोस्टर आपकी एग्जेक्टिव है, जो चाहेगी जिस जज को जिधर चाहेगी बिठा देगी, जिधर चाहेगी। अभी तो 27वीं तरमीम में इतनी कुछ चीज़ें आ जाएंगी कि मजीद अगर कोई थोड़ी बहुत कोई इंडिपेंडेंस रह गई है वो भी खत्म हो जाएगी, और उसकी जिम्मेदारी एग्जेक्टिव पे नहीं है। ताकि फिर मैं कहूँगा इन जजेस पे है 7 जजेस इस वक्त। कल वो अबूजर सलमान न्याजी हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के दामाद, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि लाहौर हाई कोर्ट के हालात, यकीन करें पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त 1.5 साल से नहीं लगी, और जज एक जो अक्यूज है वो मर गया है, उसकी जिम्मेदारी किस पे है? लाहौर हाई कोर्ट की ये हाल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आप तो रोज कवर कर रहे हैं कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त लग ही नहीं पाती, लगती है तो हुकूमत जो चाहती है वही होता है। तो इधर आप देखें सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है, तो अदलिया का जो नो है, हम पढ़ते रहेंगे और आगे भी, लेकिन क्या इसका असर पड़ेगा? मेरा ख्याल है फिलहाल तो कोई नहीं लग रहा। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। हम बात करते रहेंगे इस पे, मज़ीद भी जो अपडेट्स आएंगी। नाज़रीन आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।